प्रणाम बापू, जय श्री राम। पहले दिन से बापू ने कहा है कि मैं विश्वविद्यालय को प्रणाम करने के लिए यहाँ आया हूँ। तो मैंने सोचा कि विश्वविद्यालय के बारे में ही थोड़ी बात करूँ। वैसे 2 दिनों से बापू रामचरितमानस में स्थित विश्वविद्यालय के बारे में हमें अवगत कर रहे हैं। बापू, ये एक ऐसी बात है कि आप यहाँ पे आए हैं। 5वीं सदी से जो काम यहाँ हो रहा है वो 21वीं सदी में भी आगे चलाने के लिए आपका आना यहाँ हुआ है। ये अभी जो बोला वो मेरा सेंटेंस नहीं है। माई सेल्फ एंड मुकेश भाई पंडित अभी नालंदा यूनिवर्सिटी में 3 घंटे बिता के आए हैं और उनके जो रजिस्ट्रार आए थे रमेश प्रताप सिंह, उनका ये मानना है कि बापू की कथा के यहाँ आने से हमारे काम को बहुत ही वेग मिलेगा। तो हम सबके लिए ये उनका जो अभिप्राय है वो उत्साहवर्धक है, इसलिए पहले ये बताया। बापू कहते हैं कि एडमिशन और मूल्यांकन की जो प्रक्रिया होती है ऐसी यूनिवर्सिटी में वो बहुत मौलिक होती है। मैंने आज उनके साथ चर्चा की तो उनका कहना था कि नालंदा यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लेना हो तो दूर दूर से आपको आना होता था और आपका पहला इंटरव्यू द्वारपाल लेता था। गेट कीपर यूज टू असेस यू। उनके 2 मतलब होते हैं कि गेट कीपर का, द्वारपाल का लेवल इतना ऊंचा था कि वो जज कर सकता था कि बच्चा कौन सा पर्याप्त है। और दूसरी बात यह है कि द्वारपाल को द्वारपाल न समझ के छात्र को एक उच्च मानवी के साथ बात कर रहा हूं ऐसा व्यवहार करने की सूझ है या नहीं है, वहां से उनका प्रारंभ होता था। एक अच्छी सी बात मूल्यांकन के वक्त होती थी, परीक्षण में। तो कई बातें हैं, उसमें से एक बात मैं आपको बताऊं तो यूनिवर्सिटी का जो नियत क्रम होता है वो पूरा होने के बाद बच्चे छूट जाते हैं। वैसे तो यहाँ कोई एग्ज़ाम नहीं है, कुछ बात नहीं है। अभी जो ये नया कैंपस बना है उसमें भी कोई टीचर या टॉट नहीं है, वो मेंटोरिंग पे चलता है। खुद को पूछना है, खुद से समस्या का उकेल लेना है और उसमें कोई डाउट है तो वो आपके लिए अध्यापक वहाँ होगा, वो उनको पुष्टि करेगा या काउंसलिंग करेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कई मुद्दे ऐसे हैं जो छात्र को, टीचर को टॉट करने की आवश्यकता नहीं होती, पढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं होती। इतना एक्सप्लोरेशन वो सब्जेक्ट में वो लोग करते थे। तो इनफॉर्मल एग्जाम का एक तरीका ऐसा था बापू कि जब पूरा हो गया अभ्यासक्रम तो सब छात्र छूट जाते हैं और दे आर गोइंग बैक टू देयर होम। उस वक्त पे कुछ वाहन वगैरह नहीं था, तो कई लोग पैदल पे आते थे, किसको घोड़े पर लेने आने थे या बैलगाड़ी से बैठ के आते थे। तो एक ग्रुप था 2-4 बच्चों का, वो थोड़े आगे अपना लगेज उठा के जा रहे थे। आगे से कुछ मिल जाए इसके लिए वो प्रयास कर रहे थे। तो बीच में उन्होंने देखा कि एक बैलगाड़ी फंसी हुई है, कीचड़ हुआ है और उसमें बैलगाड़ी फंसी हुई है। उसमें भी 2-3 आदमी थे गांव के। दे वर मेकिंग एफर्ट्स टू गेट इट आउट, प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो निकल नहीं रही थी। तो जो 5 लड़के जा रहे थे पूरा करके, उसमें से 1-2 ने बोला कि चलो हम उसको मदद कर दें। तो शर्म के मारे 4 लोग तो जुड़ गए। एक तो पहले से नहीं जुड़ा कि हमें जल्दी है, इतने साल बाद घर जाना है, हम तो चलते हैं, वो चल दिया। 2 उसमें जुड़े, वो भी 5 मिनट के बाद लगा कि हम सफल नहीं होंगे, तो उसने बोला अभी आप जानो, हम जा रहे हैं कितने सालों के बाद हमारे घर पे। बाकी 2 लोग रहे। उन्होंने बहुत एफर्ट किया और थोड़ा सा एक पहिया
वो कीचड़ में से निकालने में सफल हो गए। उसी वक्त पे पीछे से 2 गुरुवर्य आए और उन्होंने जो आगे गए थे वो 3 लोगों को वापस बुलाया और उनको बोला कि आपका अभ्यासक्रम अभी पूरा नहीं हुआ है, आप फिर से विश्वविद्यालय में जाओ, और जो 2 ने मदद की है उनका अभ्यासक्रम पूरा हुआ है। This was the kind in the informal examination was held by such universities. जहाँ तक पुस्तकालय का और लाइब्रेरी का सवाल है, बहुत ही बढ़िया और कुछ बताने के, आज भी वहाँ 10,000 स्टूडेंट है नालंदा यूनिवर्सिटी में, न्यू कैंपस में, और 3,000 अध्यापक हैं। इफ यू कंसिडर 3:1 का रेशियो होता है, 3 गुना, और उसमें भी पढ़ाना नहीं है, मेंटोरिंग करना है। आपको कोई भी पॉइंट रेस करने की छूट रहती है, आप रेस करें, क्लास में से कोई उसके ऊपर विवाद संवाद करेगा और जो अध्यापक है वो फैसिलिटेटर रहेगा, शांति से वहाँ बैठेगा, और जो भी अर्क निकला वो आज की पढ़ाई हो गई है। हमने जैसे सुना था कि गुरुकुल में एक गुरु बोलता है और बाद में जो शिष्य नीचे बैठे हैं 5-6 वो उसको दोहराते हैं, 1 बार 2 बार। चाणक्य सीरियल में हमने बहुत देखा है। तो पहले जो भी अभ्यास था वो श्रुति के माध्यम से था, जो सुना जाए वो ही अंदर उतरे और उनके आधार पे आपको सीखना है। बाबू, मैं एक बात और बताऊं कि ऐसा नहीं है कि ऐसी यूनिवर्सिटी में ही ऐसा हुआ था। एक बहुत बढ़िया सा यूनिवर्सिटी जहां हम जबलपुर में ओशो के लिए कथा करने वाले हैं, तो वहाँ सागर यूनिवर्सिटी में ऐसा लाइब्रेरी आज भी 10 फ्लोर लाइब्रेरी है, और उसमें वी विल बी सरप्राइज टू नोट कि 3,50,000 बुक्स उनके जो एस्टेब्लिशर थे हरि सिंह जी गौड़, उसने अपनी पर्सनल लाइब्रेरी को डोनेट किया है। अच्छा, हरि सिंह जी गौड़ कौन थे? मैं बात कर रहा हूँ 1945 की। वो बहुत ही कंजूस आदमी थे, एक भी पैसा खर्च नहीं करते थे। फैमिली को भी फरियाद थी कि हमारे लिए कुछ नहीं करते, लेकिन वो पैसा जमा करते रहते। जब वो पैसा उस समय में 100 करोड़ हो गया, 100 करोड़ इन 1945, तब उन्होंने 2-4-5 बड़े अध्यापकों को बुलाया और उनको बोला कि ये 100 करोड़ है, उसमें से एक अच्छी सी यूनिवर्सिटी बनाओ। और यूनिवर्सिटी बनाने में उनका पूरा सहयोग रहा। उन्होंने 300 अध्यापक पूरे विश्व में से अपॉइंट कर दिए। 300 बच्चा नहीं था, एडमिशन अभी नहीं हो रहे थे, तो अध्यापक सोच रहे थे क्या करें, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना। फिर परेशान होके हरि सिंह जी गौड़ के पास गए कि भाई हम तो आ गए, बच्चे नहीं हैं। उसने बताया कोई हर्ज नहीं है, आपका सैलरी होता रहेगा, आपको विश्व भर में से चुन चुन के मैंने यहां बुलाया है, आपको देख के विद्यार्थी आएंगे। सो आज जो GER नितिन भाई वगैरह जानते हैं, जनरल एनरोलमेंट रेशियो होना चाहिए, आपके विद्यालय में इतने बच्चे तो चाहिए ही चाहिए, नहीं होंगे तो आपकी ग्रांट नहीं मिलेगी, कुछ ऐसा नहीं था। अभी बात सुनिए सर, उसी वक्त पे 1971 और 72 में वहाँ इंटर यूनिवर्सिटी इलोक्यूशन कंपटीशन होती थी, अंतर विश्वविद्यालय वक्तृत्व स्पर्धा होती थी। उसमें एक लड़का लगातार 3 बार पहला आया। सब मान रहे थे इस वक्त भी वही आएगा, लेकिन उनके सामने एक धोती पैजामा पहना हुआ एक बड़े से भाल प्रदेश वाला लड़का एंटर हुआ। वो जबलपुर से आ रहा था और उन्होंने स्पीच दी। तो वो स्पीच सुन के जज स्पेलबाउंड हो गए और उन्होंने कहा कि भाई ये जो 3 साल से है वो तो अच्छा है, लेकिन इससे बेहतर ये है। उनका नाम आचार्य रजनीश था। अभी सुनने की बात यह है, हरि सिंह जी गौड़ ने फिलोसॉफी के प्रोफेसर SS रॉय को अपने पास बुलाया और उनको बोला कि ये बच्चा
अभी मास्टर्स में यहां पढ़ने के लिए आए, ऐसा कुछ करो। रोहित साहब ने कहा कैसे बुलाऊं? तो कि नहीं, अब उनको आपके घर पे रहने के लिए बुला लीजिए। तो एसएस रॉय भी बहुत हिस्ट्री वाले गणाते थे, उस वक्त में वो आधार गणाते थे। तो वो गिनने वाले रोहित साहब को भी लगा कि अच्छे बच्चे ऐसे आएंगे। तो उन्होंने आचार्य रजनीश ने कहा कि आप यहाँ रहने आ जाइए और हमारे साथ बैठिए। रजनीश का जवाब था, मैं जानता हूँ कि आप ये चाहते हैं कि मैं मास्टर्स करने के लिए सागर यूनिवर्सिटी में आऊँ, इसीलिए आप मुझे बुला रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ, इच्छा तो है, लेकिन आइए तो सही। तो उन्होंने कहा कि मैं वैसे एडमिट नहीं हूँगा। ये रकझक चलती रही और 2 महीने के लिए आचार्य रजनीश एसएस रॉय के घर पे आए, बातचीत हुई। एक दिन वो कॉलेज में लेके गए, यूनिवर्सिटी में लेके गए, तो स्वभाव के तौर पर जैसे बापू की पादुका होती है, वो तो आवाज़ कम करती है, लेकिन उन्होंने आवाज़ कम न हो ऐसे सब उपाय किए हुए थे। और वो रॉय के साथ यूनिवर्सिटी के वरांडे में गया और उनकी खड़ाव है वो आवाज़ करने लगी। तो कई क्लास में से लोग देखने आए कि कौन आया है। देन प्रोफेसर रॉय सेड, दिस इज नॉट गुड, ये क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं अपनी चेतना को जगाने के लिए ये पैर के आता हूँ, क्योंकि वो आवाज़ आती रहेगी तो मेरी चेतना सजग रहेगी। रॉय को लगा कि अच्छा तो तेजस्वी छात्र है, लेकिन मुश्किल करने वाला है। 2-3-15 दिन के बाद उन्होंने कहा कि मैं जाऊं वापस। तो कहा जाओ। तो रॉय ने ऐसा मन में डाला कि कुछ उसको दे दूं असाइनमेंट, तो हमारे साथ कनेक्ट रहे। तो रॉय साहब ने कहा एक काम करो, तुमने जो चेतना वाली बात कही कि मेरे चैतन्य को सजग रखने के लिए करता हूं, तो मैं मेरी थीसिस आपको देता हूं, क्योंकि मेरी थीसिस चेतना और चैतन्य के ऊपर फिलोसॉफी में है। आचार्य रजनीश ने कहा कोई हर्ज नहीं है, दे तो, लेकिन एक शर्त पे लेने को तैयार हूं। वो शर्त यह है कि वो थीसिस में मुझे कुछ भी गलत लगेगा तो मैं नोट करूंगा कि गलत है, और बगल में उसके अलावा क्या होना चाहिए वो भी लिखूंगा। थोड़ी देर तो रॉय वॉज डिस्टर्ब, दे या ना दे, फिर उन्होंने कबूल कर लिया कि ठीक है लेके जाओ। 45 दिन में पूरे थीसिस के हर एक पैराग्राफ में कुछ ना कुछ क्रिएटिव लिख के रजनीश ने वो वापस भेज दी। ऐसा लिखा है, मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि जबलपुर की जो कॉलेज में वो पढ़ाते थे वहाँ भी मैं रहा हूँ। और ये जो सागर यूनिवर्सिटी है हरि सिंह जी गौड़ साहब की, अभी वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई है मध्य प्रदेश की, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मैं 10 दिन रहा हूँ। जैसे आप कहते हैं बापू, वहाँ कुआं भी है, श्मशान घाट भी है यूनिवर्सिटी में, और कहा जाता था कि ओशो जब क्लास न हो तो श्मशान घाट में बैठे रहते थे। ऐसी यूनिवर्सिटी में 1 साल के बाद आचार्य रजनीश आए, वो वहाँ पढ़े और वहाँ से उनने फिलोसॉफी में मास्टर्स किया। ये बात इसलिए बताई कि इन दोज डेज बिफोर इंडिपेंडेंस विश्वविद्यालय जो होती थी उनका स्तर इतना होता था, बापू बोलते हैं ना लेवल नहीं लेवल इतना होता था कि छात्र को बुलाया जाता था, आप आओ पढ़ो यहाँ। आज पूरा उलट हो गया है, छात्र को बुलाने की पद्धति गुरुकुल परंपरा है। हमको याद है कि शिष्यों को गुरु शोधना पड़ता था। भगवान राम और भगवान कृष्ण के पिताजी उनको गुरुकुल में छोड़ने गए थे, उनके गुरु उनके घर पे नहीं गए थे। आज तो टीचर घर में जाके बोलते हैं एक बच्चा है लाओ ले जाएं, तो ऐसी बात नहीं है। उनका परिणाम ये आ गया कि आचार्य रजनीश वहाँ ही फिलोसॉफी में प्रोफेसर के लिए भी छुटपुट काम किया, और उनका मोन्यूमेंट पूरी यूनिवर्सिटी में आज अच्छा से लगा हुआ है। ये जो मैंने बात की वो कहीं और सुनाई नहीं है।
आचार्य रजनीश ने अपने जीवन के बारे में कुछ लिखा नहीं, उसने कुछ नहीं लिखा है। जैसे बापू कुछ लिखते नहीं है, बापू के बारे में कई लोग लिखते हैं, तो उनके जीवन के प्रसंगों को उनके वक्तव्य में से क्रोनोलॉजी में डाल के एक पुस्तक तैयार की गई, जिसका गुजराती भी हुआ और मोर देन 48 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन हुआ। वो पुस्तक का नाम गुजराती में मुक्त गगननु मस्त पंखी। તમે ટાઇટલ વિશે વિચારશો તો ખ્યાલ આવશે કે इट इज ट्रू, मुक्त गगननु मस्त पंखी। ऐसे पंखी के बारे में हम जब बात करते हैं और जब नालंदा और तक्षशिला की बात करते हैं तो हमें बहुत आनंद होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ की जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, न्यू बिल्डिंग, उसमें पानी का एक भी ड्रॉप बाहर से नहीं आता है। पूरे कैंपस में पहले उन्होंने 14 तालाब बनाए हैं और तालाब इंटरकनेक्टेड है ताकि उनका वाटर लेवल बहुत अच्छी से मेंटेन कर सके। एक भी हाउस में, एक भी बिल्डिंग में ऐसी नहीं है, आरओ सिस्टम नहीं है। सब कुछ कैंपस के अंदर से ही जनरेट होता है और कैंपस के अंदर ही उनका उपयोग होता है। मोर देन 21 कंट्रीज के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि पुरानी विश्वविद्यालय ना देखने पाए तो कोई बात नहीं है, देखे तो अच्छा रहेगा, धरती का स्पर्श होगा तो भी वाइब्रेशंस मिलेंगे। लेकिन ये नई यूनिवर्सिटी आप जाके देखें, आयोजन करना जरूरी है, क्योंकि मेरे लिए वो आनंद की बात थी कि गर्ग साहब ने पहले दिन मुझे संचालन करने को बोला था, तो मेरे को रमेश प्रताप सिंह का नाम याद था, तो गेट से अंदर जाने की मंजूरी नहीं थी। मैंने बोला रमेश प्रताप सिंह से बात करना है, तो उससे बात की, तो वो गेट पे लेने आए और अपनी गाड़ी में पूरा यूनिवर्सिटी घुमा दिया। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि यूनिवर्सिटी आज क्यों ऐसी नहीं हो सकती। दो बातें हैं, शासक के मन में ऐसी पूर्णता की कोई कल्पना नहीं है, और दूसरी बात, हम जो लोग हैं, शिक्षक है या विद्यार्थी है, उनके मन में भी कोई अच्छी शिक्षा प्राप्त करने की महइच्छा नहीं है। दिस इज द फैक्ट। बोलने में अच्छा नहीं लगता है, फिर भी ये सही है। मैंने तो रजत को कहा कि मेरी उम्र के लिए कोई कोर्स है तो मैं 2 साल आके यहाँ रह सकता हूँ और पढ़ना शुरू कर सकता हूँ। यहाँ किचन जाके देखिए और डाइनिंग हॉल देखिए, जहाँ हमारी कथा होने वाली थी पहले, वो भी हॉल हमने देखा। वहाँ 1000 नीचे बैठ सकते हैं और पूरा योगा का है, वो हमने देखा। और इंटरनेशनल स्टूडेंट से तो मैंने पूछा कि खाने में क्या देते हैं, तो उन्होंने बताया कि यहाँ नेशनल और कॉन्टिनेंटल दोनों होता है। कैसे तय करते हैं? बच्चे डिमांड करते हैं? नहीं, बच्चे नहीं डिमांड करते। ये तय किया गया है कि हर सप्ताह में एक दिन विश्व के कोई देश का फूड होगा और वो सबको खाना पड़ेगा। मानो इस वीक में भूटान का है तो नेक्स्ट में श्रीलंका का होगा एक दिन, बाकी यू हैव अ चॉइस टू सिलेक्ट। और उनका उद्देश्य ये है कि ऐसा करने से एक दूसरे के साथ अपनापन बढ़ता है। अपनापन बढ़ने से वो भूल जाते हैं कि मैं ये देश का हूँ, वो देश का है। सभी बच्चे एक साथ बैठते हैं, गर्ल्स बॉयज, कोई भी कास्ट का यहाँ कोई पूछता नहीं है। साथ बैठ के खाना है। अन्नम ब्रह्मम बोलते हैं, જેનું અન્ન ભેગું એનું મન ભેગું, એવું ખરેખર થાય છે। એ અમે અહીંયા જોઈને આવ્યા છીએ। आई एम वेरी हैप्पी बापू, आपका अनुग्रह है कि ऐसी जगह पे आपने कथा की है। इतने साल शिक्षण में बिताने के बाद आज मुझे लगा कि प्रॉपर जो चाहते हैं वो यहाँ है। थैंक यू वेरी मच।